वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जैसे लेवल्स बताए थे मार्केट वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वैसी ही प्ले आउट हो रही हैं। अब एक बार के लिए देखते हैं आगे क्या। ओके, एक बार जो ग्लोबल सिनेरियो हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हुआ क्या, रशिया ने जो यूक्रेन का पार्ट था उसको एज ए पीस कीपिंग फोर्स बोल के और अपनी आर्मी वहां घुसा दी। और उसके बाद से जो पैनिक मचा, क्योंकि सबको लग रहा है कि वो कंप्लीट इन्वेशन की तरफ बढ़ रहा है। और वो भी नहीं तो जैसा रशिया ने चाहा था वो तो उसने कर ही दिया। वो एरिया में तो उसने अपनी आर्मी भेजी दी है, चाहे वो पीस कीपिंग का नाम लेके भेजे। तो अब यूएस का भी सेंक्शन लगाना बनता है। ओके, अब इस चीज को थोड़ा समझिए एक बार के लिए। देखिए रशिया ने जो किया है, ओके, वो बहुत ही सोचा समझा उसने काम किया। अब आप एक चीज सोचिए कि यूएस एट मैक्स क्या कर सकता है। यूएस एट मैक्स क्या कर सकता है साहब। इससे आप क्रूड नहीं लोगे रशिया से, जो उनके ट्रीटी में कंट्रीज हैं। ठीक है, इससे आप कॉपर नहीं खरीदोगे, इससे आप एल्यूमिनियम नहीं खरीदोगे। क्या होगा इवेंचुअली, चाइना ले लेगा वहां से, ईरान ले लेगा वहां से, जिनके जिनके पहले से इश्यूज चल रहे हैं यूएस के। ओके, लेकिन आप एक चीज समझिए, यूएस की इकोनॉमी सबसे ज्यादा परेशान है इन्फ्लेशन से। और यूएस की नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी सबसे ज्यादा परेशान है इन्फ्लेशन से। रशिया पे सेंक्शन कितने दिन चल जाएगा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज है। अगर आप इसको समझेंगे, रशिया ने बहुत ही समझदारी के साथ ये काम किया है। कितने दिन आप ये सेंशन की कहानी कर लोगे, आप ये बताइए। आपने क्रीमिया के टाइम पे भी की, सारे काम किए, क्या फर्क पड़ता है उससे? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा और पैनिक मचेगा। ओके, तो यूएस के लिए देखिए, अब यूएस को करना तो पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन ये इन्फ्लेशन की पिक्चर इससे और खराब होगी। ओके, और होना जाना इससे कुछ नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन की पिक्चर खराब होगी इससे और ज्यादा। तो बात करते हैं, क्या कोई मिलिट्री एक्शन है? मुझे नहीं लगता कोई मिलिट्री एक्शन लेने वाला नहीं है। रशिया ने भी जो करना था कर लिया, हो सकता है वो फुल इन्वेशन भी कर दे। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है सैंक्शंस लगाने के अलावा। ओके, अब दूसरी चीज आप एक समझिए, मार्केट को एक फियर और है। आप एक बहुत ही लॉजिकल चीज समझिए, रशिया ने कर लिया, किसी ने क्या किया रशिया का? कुछ नहीं किया। चाइना ने कोविड वाली कहानी कर ली, किसी ने क्या किया चाइना का? कुछ नहीं। अब मार्केट को जो डर है, वो एक चीज का और मार्केट में रूमर्स है कि अगर चाइना सेम वे पे ताइवान का इन्वेंशन कर देता है, तो इस इन्वेशन को कौन रोक लेगा? क्या यूएस या कोई भी रोक पाएगा इजीली? इससे एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो बिग पावर्स हैं वो अपनी मर्जी से छोटी टेरिटरीज को ऑक्यूपाइड कर रही हैं और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अब कुछ करने के लिए आप क्या कर सकते हो? वॉर तो छेड़ेगा नहीं कोई। तो ये फियर भी अब लोगों के दिमाग में, जो मार्केट में लोग हैं उनके दिमाग में है ये फियर भी। ओके, ये रही पॉलिटिकल बात। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, मेरे को जैसा लगा ये मैंने बताया। अब बात करते हैं प्योर मार्केट के पर्सपेक्टिव से, जो चीजें मुझे समझ में आती है। ठीक है, पॉलिटिकल अलग चीज हो गई। अब आते हैं डाउ जोन्स पे। देखिए मैंने दो लाइन ड्रॉ की है। येलो में है सिंपल मूविंग एवरेज, और ब्लू में है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 200 डे एक्सपोनेंशियल, मैंने दोनों 200 डे पे दोनों प्लॉट किए। आप एक चीज समझिए क्या हो रहा है। निफ्टी ने आज 34,000 का लेवल तोड़ दिया, डाउ जोन्स ने। ओके, दूसरा जो सपोर्ट निकल के आता है डाउ जोन्स के लिए, वो कहां निकल के आता है? इस लेवल पे दो बार सपोर्ट लिया है। कहां पे आ रहा है? 33,300 के पास में। तो इस लेवल के नीचे की जो 33,700 की क्लोजिंग हो रही है, इससे ये चीज तो समझ में आ रही है कि मोस्ट प्रोबेबली हम एक बार 33,200 300 को तो टच करेंगे। लेकिन इशू ये है कि अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या? क्योंकि इसके बाद कई चीजें खराब होती हैं। इसके बाद जो टारगेट निकल के आता है, वो एक्चुअल में ये देखिए, ये जो बहुत बड़ा वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन है, इसका टारगेट निकल के आता है नियरली 31,000 से 31,500 के बीच में। तो अगर देखिए 33,200 तो लग रहा है आना चाहिए, और अगर ये 33,200 टूटा तो 31,500। अब देखिए कुछ लोगों के इसमें दो तीन तरीके के डाउट होंगे। सिंपल आप एक चीज समझिए कि क्या यूएस मार्केट बहुत लंबे टाइम तक
मूविंग एवरेजेस के नीचे रहा है, नहीं रहा है। मैं टोटली एग्री करता हूं इस बात को कि 31,000 के लिए बहुत नीचे जाना पड़ेगा यूएस मार्केट्स को अपने मूविंग एवरेजेस से। तो मैं इस बारे में एक और चीज आप लोगों को कहना चाहूंगा। हम सब लोग मार्केट कब से करने लगे हैं? मैं करने लगा हूं 2007-8 से, जब लीमन क्राइसिस आया था। कोई हो सकता है मुझसे पहले का भी होगा, कोई बात का भी होगा। देखिए, सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली मार्केट रिएक्ट करता है। ये जो इन्फ्लेशन का टाइम है, ये 1980 से कंपेयर किया जा रहा है। क्या हम में से कोई भी उस टाइम के मार्केट के बिहेवियर को देख चुका है? नहीं देख चुका है। ओके। तो मार्केट में इस तरीके के अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स आते हैं जब मार्केट आउट ऑफ द बॉक्स रिएक्ट करता है। ओके। पहली चीज तो ये डर वाली चीज है कि कैसे क्या होगा। पहला पॉइंट, लेवल क्या रहेगा? ये जो आज लेवल ब्रेक हो रहा है, अगर 34,000 के नीचे ही क्लोजिंग देता है तो 33,200 मुझे लगता है इस पे आता होगा। अगर 33,200 नीचे ब्रेक होता है तो ये लेवल्स का ही होगा। ओके। अब एक दूसरा इशू क्या है? आज तक ये हिस्टोरिकली हुआ है कि जब भी यूएस के इंटरेस्ट रेट की साइकिल स्टार्ट हुई है बढ़नी, तो उससे 1-1.5 साल तक अच्छा परफॉर्म किया है मार्केट ने। तो क्या ये पॉसिबल है कि मार्केट यहीं पे घूमे अगले 5-6 महीने तक, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे लाए और फिर ब्रेकडाउन दे, ताकि जो हम कह रहे हैं मीन से, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बहुत दूर तक नहीं जाता है, वो चीज भी जस्टिफाई हो जाए? क्वाइट पॉसिबल। क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि इस पैटर्न को बनने में भी आप ये देखिए 6 महीने लगे हैं, तो 6-7 महीने टारगेट आने में भी लग सकते हैं, नो डाउट। ओके। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इसी के जस्ट बाद में कुछ चार्ट पैटर्न्स बताऊंगा। ओके। कि जब पैटर्न बनते हैं तो चाहे आपको कितना ही बुलिश न्यूज लग रहा हो, सब कुछ सही लग रहा हो, लेकिन पैटर्न जब बनता है तो उसका अपना सेर है कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। ओके। ये रहा डाउ जोन्स का, इसको यहीं पे रोकिए। मैं आपको एक बहुत ही शानदार चार्ट दिखाता हूं। ये है डीएलएफ का चार्ट। जो आज लोग वीडियो देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके। मैं इधर उधर का कोई डिस्कशन करने वाला नहीं हूं इसमें। ये है डाउ जोन्स का डीएलएफ का चार्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत बुलिश हूं रियल एस्टेट सेक्टर पे, और मुझे नहीं लग रहा था कि डीएलएफ यहां तक आएगा। डीएलएफ ने, जो मैंने डाउ जोन्स के पैटर्न पे बात की, जो मैंने निफ्टी के पैटर्न पे बात की, आप ये देखिए एक शानदार वाला हेड एंड शोल्डर यहां पे बन रहा है। परफेक्ट हेड एंड शोल्डर, शोल्डर, हेड और शोल्डर, ये यहां पे ब्रेक हुआ। प्रीवियस लो 347 का था, लेकिन पैटर्न का ब्रेकडाउन जो निकल के आया वो 360 के आसपास में है। ठीक है। मुझे लिटरली नहीं लग रहा था कि डीएलएफ इतने स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट के साइकिल में क्रैक हो सकता है। क्या फंडामेंटल इस तरफ कोई भी इंडिकेशन दे रहे थे? बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। आज क्या हुआ सर, आप ये देखिए, 325 पे जाके क्लोज हुआ है। जो टारगेट निकल के आते हैं जो टारगेट निकल के आते हैं वो आते हैं 300 से 310 के बीच के। और कोई बड़ी बात नहीं कि डीएलएफ वो टारगेट अचीव कर दे। तो आप एक चीज समझिए, मैं क्यों बता रहा हूं कि जब पैटर्न बनते हैं तो आपको उसको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। नो मैटर कि आप कितने बुलिश हैं, कितने बियरिश हैं, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके। ये रहा डीएलएफ का। अब आगे जाते हैं वापस डाउ जोन्स पे। लेवल मैंने बता दिए थे आप लोगों को। बहुत ही कॉशियस के साथ प्ले कीजिएगा। मैं पहले कह रहा हूं, ये मार्केट वैसा नहीं है। ये जो नए नए लोग आए हैं जिनको लगता है बहुत इजी है मार्केट, जिन्होंने कोविड के बाद की जनरेशन है ना, सब यहीं देके जाएंगे। आप साल भर बाद में देखना, सबके अकाउंट साफ दिखेंगे आपको, और कुछ के हो भी गए होंगे। जो लोग डिसिप्लिन से ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो नहीं टिक पाएंगे इस मार्केट में। ओके। नेस्डेक पे ऐसा कोई बहुत एग्रेसिव पैटर्न नहीं बन रहा है जैसे डाउ जोन्स पे है, लेकिन नेस्डेक में दूसरा इशू है जो बॉन्ड यील्ड्स का है, आज उतना वीक नहीं है जितना दिन में फ्यूचर्स में दिख रहा था। क्यों? रीजन है यूएस की बॉन्ड यील्ड। ओके। ऊपर से 2.06 से थोड़ा नीचे आई है। डॉलर इंडेक्स, देखिए बहुत ज्यादा वीकनेस तब आएगी जब डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर निकलने लगेगा, मुझे लगता है तभी ज्यादा इंडिकेशन मिलेगी। लेकिन विक्स जो है यूएस का, वो आज भी 6% ऊपर है, नीचे नहीं आया है। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट पे।
ये तो हो गई दुनिया जहान की बात। अब आते हैं हमारे मार्केट पे। आज हमारे मार्केट में भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। देखिए, मैंने कहा दोनों प्लॉट किए हुए हैं, सिंपल मूविंग, एक्सपोनेंशियल मूविंग। आज पहली बार से मतलब, ये देखिए कोविड के बाद ये जो चला वो एक अलग चीज है। उसके बाद से फर्स्ट टाइम आज सिंपल मूविंग एवरेज ब्रेक किया निफ्टी ने, फर्स्ट टाइम। वहां से रिकवर कर गया, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूं चार्ट को। आप देखिए पिछली बार भी यहां से रिवर्स कर गया था, टच नहीं किया था, आज फिर से रिवर्स कर गया। और मैंने क्लियरली आपको 16,800 का एक लेवल दिया है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो प्लीज अपनी पोजीशन संभालिएगा आप लोग। ओके। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा नीचे है, लेकिन 16,800 ये दोनों मैंने प्लॉट के लेवल आपको बता चुका हूं। 16,800 ब्रेक हुआ तो 16,400 तो मुझे लगता है आएगा ही आएगा, और 16,400 ब्रेक हुआ तो सेम जो डाउ के जो पैटर्न्स है ना, वो दोहरा लीजिएगा आप निफ्टी में भी। ओके। मैं पिछले 2 ढाई साल से बहुत बुलिश रहा हूं, लेकिन अब मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं आ रहा है मार्केट में, इसलिए मैंने अपनी खुद की जो पोजीशंस है वो बहुत लाइट कर दी है, बहुत लाइट पोजीशंस कर दी हैं। और कोशिश कर रहा हूं कि कंप्लीटली हेज करूं। कंप्लीटली हेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है ड्यू टू हायर विक्स, लेकिन कोशिश उसी तरफ है। ओके। तो ऐसा कोई अभी तक पैनिक का सिनेरियो नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी मार्केट जब 2 बार घूमा है तो हो सकता है इस बार भी घूम जाए, वहां से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर पैटर्न कंप्लीट होता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, मेरा सिंपल यही कहना है। ओके। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। अब देखिए हायर विक्स का लेके और जो डेटा मैंने रीड किया, तो आज हमने क्या किया, जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ उस टाइम पे मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में 36,000 की पुट अराउंड 195-200 के अराउंड मैंने शॉर्ट मारी थी। हमारे क्लाइंट्स के लिए हमने 163 165 के बीच में वो भी शॉर्ट करवाया था। और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली वो जीरो हो जाएगी कल परसों तक। ओके। तो मुझे लगता है हायर विक्स का थोड़ा फायदा उठाइए, वो ज्यादा बेटर है। ओके। सेम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी है, तो थोड़ा देखिए कॉशियस वाली चीज तो है। ओके। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही बैलेंस्ड आपको अप्रोच लेके चलना चाहिए। अब डेटा कैसा निकल गया है उस पे आते हैं। इंडेक्स में लॉन्ग लेके गए हैं, लेकिन शॉर्ट ज्यादा हैं। ऑप्शंस स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए थोड़ा अच्छा डेटा है। स्टॉक फ्यूचर्स में क्या हुआ है आप ये देखिए, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं तो शॉर्ट्स अनवाइंड भी किए हैं। कॉल लॉन्ग 36,000 करस्पॉन्डिंग 31,000 कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग 48,000 करस्पॉन्डिंग 19,000 पुट शॉर्ट। ओके। तो बहुत ही बैलेंस सा डेटा है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस मंथ की एक्सपायरी मुझे लग रहा है कि ऐसे इधर उधर घुमा के हायर विक्स से दोनों साइड का प्रीमियम खाएंगे, और वैसा ही होता हुआ दिख रहा है निफ्टी में। ओके। तो थोड़ा कॉशियस। अब देखिए, ये जब इस तरीके के साइकिल रिवर्स होते हैं ना, अभी सबके माइंड में है, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा होगा, एक आध मिनट में जल्दी कवर करता हूं इसको मैं। आप ये देखिए जब इस तरीके के साइकिल रिवर्स होते हैं, ये बुल मार्केट भी, आप यहां से, मैं निफ्टी खोलता हूं, रुकिए। निफ्टी का हाई है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18,600, 18,600 से आप लगाइए 20%। 18,600 का 20%। अब ये 18,600 में से मैं घटा देता हूं तो आता है 14,880। मतलब जब तक आप 14,880 के लेवल तक आएंगे तब भी टेक्निकली आप बुल मार्केट में ही रहेंगे। मतलब अगर मैं यहां तक भी आ जाऊंगा तब भी मैं टेक्निकली बुल मार्केट में ही रहूंगा 15,000 तक। ओके। लेकिन जब इस तरीके की साइकिल्स रिवर्स होती हैं तो इतनी इजीली माल खत्म नहीं होता है, तो उस केस में क्या किया जाता है कि देखिए नीचे लाया जाएगा, फिर ऊपर लाया जाएगा, आपको होप लगेगा कि देखिए अब सब कुछ सही हो गया, फिर आपको थोड़ा माल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर थोड़ा नीचे ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। इस तरीके से माल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस तरीके के पैटर्न्स में। ओके। आज की डेट में जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं। ओके। और बहुत ही बैलेंस्ड ट्रेड लेके चल रहा हूं। पिछले 2 ढाई साल में बहुत बुलिश रहा, लेकिन मुझे लगता है बैलेंस ट्रेड्स का टाइम आ चुका है। ओके। ये मैंने बता दिया। अब एक बार के लिए जो स्टॉक है वो डिस्कस कर लेते हैं। डीएलएफ मैंने बताया, ये पैटर्न बताने के लिए ही आपको ये मैंने मेंशन किया है। अब आइए बलरामपुर चीनी पे। अगर मार्केट थोड़ा रिकवर होता है तो शुगर स्टॉक बहुत शानदार कर रहे हैं। आज बहुत अच्छी रिकवरी दी नीचे से, अगर नीचे के लेवल पे मिलता है तो मुझे लगता है एक बार के लिए 405 410 के लिए बलरामपुर चीनी को आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। एसबीआई लाइफ, जिन पैटर्न्स की हम बात कर रहे हैं,
एक और पैटर्न सेम, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे को बहुत से स्टॉक्स में इस तरीके के पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं जो कि थोड़े डराने वाले हैं। अब एसबीआई का लाइफ का आप लीजिए, सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स, एक्यूरेसी मैंने बताया ऑलमोस्ट 80% रहती है। अगर ये यहाँ से नीचे जाता है 1100 मतलब 1080 तक जाता है तो सीधा 1000 रुपए का टारगेट तो सीधा बनता है सर इसका। ओके, तो थोड़ा क्वेश्चन की जगह है, ध्यान रखिएगा। गोदरेज सीपी, ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब आज टेक्निकल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि गैप डाउन गैप अप इस तरीके से होता है तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है वो। लेकिन अब आपको याद होगा मैंने एक लेवल दिया था आपको कि 850 के नीचे जैसे ही जाएगा ये स्टॉक ये गैप फिल करेगा। ये 850 के नीचे से अब देखिए स्टॉक कहाँ आ चुका है, 764 तक, ऑलमोस्ट पार्शियली गैप फिल है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये गैप फिल करने के लिए 750, 760, 740 भी आ जाए। ओके, तो टेक्निकल पे फोकस कीजिए। ओके, और पोजिशन लाइट रखिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।